समय बदल रहा है और इस बदलते समय के साथ बहुत सारे ऐसी चीज़ें जिसका हम सेवन नहीं करते थे पहले, बहुत सारी चीज़ें जिसकी हमको जानकारी नहीं थी पहले, वो अभी हमारे सामने है। बड़ों के हिसाब से हम उन चीज़ों को झेल सकते हैं क्योंकि हमारा उम्र है, हमारा तजुर्बा है, लेकिन ये चीज़ें हम अपने बच्चों के बारे में नहीं कह सकते हैं। कोविड के बाद जो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्रांति आई, रेवोल्यूशन आया, इससे बच्चों को एक नई दुनिया में छोड़ दिया गया है, जिसमें बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन बच्चों को मिले जो उनके उम्र के हिसाब से सही नहीं थे। होना चाहिए था कि इन चीज़ों को देने से पहले बच्चों का या पेरेंट्स का प्रॉपर ओरिएंटेशन हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सका क्योंकि जो पेरेंट्स हैं, जो कैरियर्स हैं, जो अभिभावक हैं, वो अपने रोजमर्रा की ज़िंदगी में इतने व्यस्त हैं कि वो इस तरफ सोचे ही नहीं। अगर हम विद्यालय के बारे में बोले, टीचर्स के बारे में बोले, हम भी इसकी बुराई कितनी दूर तक प्रभावित कर सकती है बच्चों को, हम समझ न पाए हैं। अंत में अगर कहा जाए संक्षेप में, तो नुकसान ही ज़्यादा देखे गए बच्चों को इंटरनेट से, मोबाइल डिवाइस से, आईटी रेवोल्यूशन से, जो कोविड-19 के बाद में आए, और इससे बच्चों का जो मेंटल हेल्थ है उसको बहुत ही नुकसान पहुंचा। लेकिन नुकसान तो हुआ, उसके साथ क्या हम इसको हार मान लें? क्या हम अपने बच्चों को ऐसे ही छोड़ दें? नहीं छोड़ेंगे। तो मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि हमारे बच्चों के लिए क्या ऐसा किया जाए कि इनको प्रॉपर गाइडेंस दिया जाए, प्रॉपर सपोर्ट दिया जाए, और जो बच्चे ऑलरेडी रास्ते भटक चुके थे या जो बच्चे अभी तक शुरू नहीं किए थे अपने एकेडमिक एक्सेलेंस की तरफ या किसी भी प्रकार के एक्सेलेंस की तरफ, उनके लिए भी हम कुछ कर सकें। तो डियर फोक्स, मित्रों, इस छोटे से वीडियो प्रेजेंटेशन में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हम अपने बच्चों का जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं और मेंटल हेल्थ है उसको ना कि समझ पाए, उसके साथ साथ उसको और बेहतर कैसे बनाया जा सके उसके प्रति भी हम विचार करेंगे। मित्रों, आपको पता होगा शायद कि जो डेवलप कंट्रीज है, जो फर्स्ट नेशंस कहा जाता है, विकसित देश है, वहाँ विद्यालय, स्कूल और पेरेंट्स मिलजुल के बच्चों के भलाई के प्रति, विकास के प्रति एक साथ काम करते हैं। किस प्रकार से काम करते हैं, चलिए कुछ हम उदाहरण देखते हैं। सो फोर्स, इन दिस स्लाइड, इस स्लाइड में आप देख सकते हैं फ्लोरिडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 3rd ग्रेड में एक बच्ची है। ये जो बच्ची है क्लासरूम में, इसको कुछ दिक्कत है। आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा गया है कि ये बच्ची 1 साल पहले स्कूल में अच्छी नहीं कर रही थी, क्लास में वो अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं करती हैं, पार्टिसिपेशन नहीं करती किसी भी स्कूल एक्टिविटीज़ में, और स्कॉलास्टिक, एकेडमिक्स एंड नॉन एकेडमिक सब्जेक्ट्स में भी वो बहुत ही पुअरली परफॉर्म करती थी। इससे पेरेंट्स को ऑब्वियसली बहुत ही चिंता होता था। इस बच्ची का दिक्कत क्या था, आप देखिए। जिल वॉज रिलक्टेंट टू स्पीक इन द क्लास, वो क्लास में बात नहीं करना चाहती थी, हार्डली टीचर से बात करती थी, या टीचर कुछ पूछती थी उसको रेस्पॉन्ड नहीं करती थी, और ये सवाल भी नहीं करती थी टीचर्स को अपने डाउट को क्लियर करने के लिए। मगर ये जो बच्ची थी मात्र स्कूल में ही ऐसी थी, अगर आप देखें घर में और मित्रों के साथ तो ये बहुत ही फ्रीली बात करती थी। तो बच्ची क्या नॉर्मल है या इसको कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। जो ये बच्ची जिल थी, उनके मम्मी पापा स्कूल में गए और उनके जो काउंसलर है उनके साथ बच्चे का प्रॉब्लम को उन्होंने डिस्कस किया। फिर बच्चे के ऊपर काउंसलर ने इस गाइडलाइन के अनुसार
उन्होंने बच्चे को चेक किया और पाया कि बच्चे को एंजाइटी डिसऑर्डर था, जिसके वजह से बच्चा क्लासरूम में सवाल नहीं करता है। अब इस प्रकार के एंजाइटी डिसऑर्डर जिससे बच्चे कहीं बात करते हैं कहीं नहीं करते हैं, इसको पता है पेरेंट्स क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सिलेक्टिव म्यूटिज्म, यानी कि कुछ जगह में बच्चा म्यूट कर देता है खुद को, वहाँ बच्चा खुद को चुप कर देता है, और कुछ जगह तो बहुत बात करता है। अब आपको पता है ये प्रॉब्लम ना कि बच्चों को, हमको भी है। उदाहरण स्वरूप अगर मैं आप में से कुछ लोगों को हजारों की संख्या के लोगों के सामने खड़ा कर दूं, तो शायद बहुत सारे लोगों को दिक्कत होगी बात करने में, लेकिन वो मित्रों के साथ बहुत अच्छी तरह से बात करेंगे। तो ये किस वजह से होता है? ये होता है क्योंकि उनको एंजाइटी होती है, वो डरते हैं, सोचते कि लोग क्या सोचेंगे, अगर वो अच्छा नहीं करेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो अलग प्रकार के एंजाइटी होते हैं, फियर होते हैं, जिसके वजह से कुछ बच्चे कहीं अच्छा कर जाते हैं, कहीं नहीं कर पाते हैं। तो चलिए, अभी तो हमको पता है कि जो बच्चे का जो लर्निंग डिसेबिलिटी था उसको हम सिलेक्टिव म्यूटिज्म के नाम से जानते हैं। अभी क्योंकि हमको इस बच्चे के जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, जिसको सिलेक्टिव म्यूटिज्म कहा गया है, या जो एक प्रकार का एंजाइटी डिसऑर्डर है, उसकी जानकारी क्योंकि हमको हो चुकी है डायग्नोस्टिक स्टेज से, तो स्कूल काउंसलर और जो क्लास टीचर है, स्कूल का टीचर है, वो एक प्रोफेशनल टीम के साथ मिलके बच्चे के लिए एक एनुअल प्लान बनाते हैं, और उसके साथ बच्चे के ऊपर एक थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है जिसको कहा जाता है बिहेवियरल थेरेपी, और उसके ऊपर कुछ टेक्निक यूज किया जाता है जैसे स्टिमुलस फेडिंग, डिसेंसिटाइजेशन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेनफोर्समेंट। अभी डियर पेरेंट्स, मित्रों, यूजुअली क्या होता है कि बच्चे जब जैसे बात नहीं करते या कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, तो हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिइंफोर्समेंट ही यूज करते हैं, जिसमें पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट से हम ये समझते हैं बहुत सारे लोग कि बच्चा अच्छा कर रहा है तो उनको कुछ गिफ्ट कर दो, उनको पैसा दे दो, कहीं ले जाओ, कुछ अच्छा चीज खिला दो। लेकिन क्या आपको पता है ये एक प्रकार का ब्राइबरिंग है, एक प्रकार का घूसखोरी है, जो गलत है शायद। और नेगेटिव रिइंफोर्समेंट में हमने देखा है बहुत सारे लोग झापड़ लगा देते हैं, कुछ गुस्सा कर देते हैं, कुछ डंडा कर देते हैं, तो ये भी गलत है। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिइंफोर्समेंट यहाँ जो बताया गया है, ये इस बच्चे के प्रति जो उचित होगा उसको दर्शाया गया है। अगर बच्चों को कुछ सटीक तरीके से रिइंफोर्स किया जाए, एंकरेज किया जाए, वो तरीका जो एक्सपर्ट्स हैं वो बताएंगे। स्टिमुलस फीडिंग से मैं आपको इस प्रकार से एक उदाहरण दे सकता हूँ कि देखिए, हम बहुत सारे लोग ऊंचाई से डरते हैं, अंधेरे से डरते हैं, भीड़ से डरते हैं, स्टेज से डरते हैं। तो इस डर को भगाने का क्या उपाय है? आप जिससे भागेंगे वो उपाय नहीं है, आपको उस चीज को करना पड़ेगा, उस चीज के सामने जाना पड़ेगा। आप उसको जितना फेस करेंगे वो स्टिमुलस उतना ही आपसे फेड होते जाएगा। जैसे ऊंचाई से डरते हैं, कोई चिंता नहीं है, पहले एक माले बिल्डिंग के ऊपर से नीचे देखिए, डर लगता है तो टेबल से नीचे देखिए, डर लगता है कुर्सी से नीचे देखिए, डर लगता है स्टूल से नीचे देखिए, फिर धीरे धीरे आपका जो हाइट है उसको बढ़ाते जाइए। उसी प्रकार से शायद जो सर्कस में जो रस्सी में चलते हैं वो भी खुद को ट्रेन करते हैं। तो ये अलग अलग टेक्निक अप्लाई करने के बाद, बच्चे को डिसेंसिटाइज करने के बाद, नेगेटिव एंड पॉजिटिव रेनफोर्समेंट के बाद, हम क्या देखते हैं इस उदाहरण में कि जो बेटी है फाइन बन जाती है और बहुत अच्छे से परफॉर्म करने लगते हैं क्लास में। जो हमने देखा वो तो एक उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण सकते हैं। चलिए कुछ और उदाहरण हम देखते हैं। आई एम नॉट वेल इन मैथ्स। अब इस बच्चे को देखिए, ये जो नंबर्स लिखे हैं बोर्ड में उसको देख के बच्चा डरा हुआ है। बच्चे का नाम निकी है, वो मैथ्स में बहुत पुअर स्कोर करता है, बहुत कम अंक आता है। पेरेंट्स ने अच्छे अच्छे ट्यूटर लगा दिए घर पे, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है उसके परफॉर्मेंस में। स्कूल में जो मैथ्स टीचर है उन्होंने भी अपना पूरा ध्यान लगा दिया बच्चे के ऊपर, उसके बाद भी
विजिबल इंप्रूवमेंट जो दिखा जा सके, ऐसा कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। डू दे नो द रूट कॉज? क्या उनको पता है सही माने में दिक्कत क्या था? तो यहाँ जब बच्चे के ऊपर डायग्नोस्टिक टेस्ट अप्लाई किया गया, साइकोमेट्रिक टेस्ट किया गया, तब पता चला कि निकी इज ट्राइंग हर बेस्ट बट शी हैज गॉट अ लर्निंग डिसेबिलिटी कॉल्ड डिस्कैल्कुलिया। ये बच्चे को एक डिसेबिलिटी था, लर्निंग असुविधा थी, जिसको डिस्कैल्कुलिया कहा जाता है। और इस बच्चे को एक्चुअली हेल्प का जरूरत था, स्पेशल हेल्प। यहाँ और एक उदाहरण है फोक्स, आप देख सकते हैं कि कहा गया है आई एम स्मार्ट बट नीड टू इम्प्रूव माई अटेंशन। अगर इस चित्र को देखते हैं, देखिए हाँ, ये बच्चे 1+3 कर रहे हैं, 6-1 कर रहे हैं, ये बच्चा स्क्वायर रूट कर रहा है। लेकिन उसके बाद भी ये जो बच्चा रोहन है, उसको प्रॉब्लम क्या है कि वो इस जगह बैठ नहीं सकता 2 मिनट से ज्यादा, मगर वो एक्सेप्शनली गुड है, बहुत बढ़िया क्रिटिकल थिंकिंग में। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हमारे सामने रहते हैं, नजर के सामने में रहते हैं, जिनका आईक्यू तो बहुत हाई है, ठीक है, इस रोहन की तरफ आईक्यू इज वेरी हाई और वो गिफ्टेड भी होते हैं, लेकिन इनका जो अटेंशन लेवल होता है ना, बहुत छोटा होता है, डेफिसिट होता है, बहुत कम होता है, और जिसके वजह से ये बच्चे अच्छे परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। यहाँ इस उदाहरण में कहा गया कि वो एक जगह 2 मिनट से ज्यादा बैठ नहीं सकता। तो कुछ बच्चे यहाँ वहां भटकेंगे और कुछ बच्चे अपने जगह बैठे रहेंगे, लेकिन उनका दिमाग यहाँ वहां भटकते रहता है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं जिनके आईक्यूज, जो इंटेलिजेंट क्वोशेंट है, बहुत हाई है, लेकिन उसके बाद भी वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनको भी एक लर्निंग डिसेबिलिटी है। क्या टीचर्स को और पेरेंट्स को इसकी जानकारी है? एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अब इस केस में देखिए, ये बच्चा बड़ा ही पढ़ाकू है, पढ़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, पढ़ाई में बहुत अच्छा है, लेकिन ये इसके दोस्त ज्यादा नहीं है। मैथ्स में भी अच्छा स्कोर कर रहा है बच्चा, साइंस में भी अच्छा स्कोर कर रहा है, टीचर भी खुश है, और सबको लगता है कि रोहन अपनी जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल होगा। लेकिन उन्होंने एक चीज नोटिस नहीं किया शायद, कि ये बच्चा क्लास में इतना पॉपुलर नहीं है, वो अपने क्लासमेट से मिक्सअप नहीं हो सकता। क्या टीचर्स और पेरेंट्स को पता है कि ध्रुव को भी एक प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम है लो सोशल मिक्सिंग इंडेक्स। जो इसका सोशल मिक्सिंग इंडेक्स का जो वैल्यू है वो बहुत कम है, और कारण है क्योंकि इसका EQ लेवल, जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, वो कम है, यानी कि वो अपने इमोशन को हैंडल नहीं कर पाता, वो लोगों के साथ मिक्सअप नहीं हो पाता। डू द पेरेंट्स नो दैट दिस may create a problem in future when he will enter his professional life? क्या पेरेंट्स को पता है कि जितने बच्चे EQ जिनके कम होते हैं, जो लोगों से घुल मिल नहीं सकते हैं, उनको फ्यूचर में जाके प्रोफेशनल लाइफ में दिक्कत हो सकती है? चलिए मान लेते हैं कि बच्चे जैसे तैसे परीक्षा निकाल दिए, क्लास 10 निकाल दिए, हाई सेकेंडरी निकाल दिए, उसके बाद एक बच्चे के सामने और एक बहुत $1 मिलियन प्रश्न रहता है, विच स्ट्रीम टू चूज? क्या पढ़े, आर्ट्स पढ़े, साइंस पढ़े, कॉमर्स पढ़े, कौन सा सब्जेक्ट पढ़े? तो इस केस को ही मान के लीजिए, तुषार बोर्ड्स बहुत अच्छे अंकों से पास किए, फ्लाइंग कलर्स के साथ, सबने बताया बेटा साइंस लो, मगर उसको ज्योग्राफी पसंद है, तो इसको कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए? विकास, एक दूसरा बच्चा, जो फिजिक्स में बहुत अच्छा है, मगर उसका ओवरऑल जो परफॉर्मेंस बोर्ड में वो इतना सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो क्या ये बच्चा क्लास 12 में साइंस पढ़ सकेगा? अब सवाल यह है कि इन बच्चों को कौन गाइड करे और कैसे गाइड करे, उनको सही रास्ता कैसे दिखाए? यहां मैं और एक चीज अपने तरफ से ऐड करना चाहता हूं कि देखिए, हमको कभी भी अपने बच्चों को फोर्स नहीं करना चाहिए कि उनको किस लाइन में पढ़ना चाहिए। हमारे कुछ सीनियर बच्चे हैं, मैंने देखा है, जिन्होंने फ्लाइंग कलर्स के साथ अपने एजुकेशन को कंप्लीट किया,
रिसेंटली लास्ट ईयर ही एक बच्चे ने कॉमर्स में टॉप किया, शायद गोल्ड मेडल में मिला होगा उस बच्ची को, लेकिन कॉमर्स में इतना बढ़िया करने के बाद हाई सेकेंडरी में अभी बच्ची बेंगलुरु में जाके वो फोटो एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग सीख रही है। दूसरी बच्ची जो हमारे स्कूल में पढ़ी थी बहुत ब्रिलियंट थी पढ़ाई में, लेकिन उस बच्चे को रुझान था, इंटरेस्ट था ड्राइंग के प्रति। और मैं सैल्यूट करता हूँ उसके पेरेंट्स को कि बच्चों का जो इंटरेस्ट है उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया, उसको एक्सपोजर दिया, और बच्चा ने रॉयल ग्लोबल इंस्टीट्यूट से इंटीरियर डिजाइनिंग में कोर्स की। मैंने उनका पोर्टफोलियो देखा, प्रोजेक्ट देखा, एक से एक बेहतरीन थी। और एक उदाहरण मैं दे सकता हूँ फोक्स कि हमारे स्कूल में ही एक बच्ची हुआ करती थी जो फर्स्ट बैच से बिलोंग करती थी। वो पढ़ाई में ठीक ठाक थी। बाद में आपको पता है फोक्स वो क्या कर रही है? वो अभी शिलांग में बैचलर इन म्यूजिक कर रही है। और मैं सोचता हूँ ये जो बच्चे, तीनों बच्चे हैं, एक फोटोग्राफी जो सीख रही है, एक ने इंटीरियर डिजाइनिंग की, और जो एक दूसरे बच्चे म्यूजिक में कर रही है, ये अपने जिंदगी में बहुत अच्छे करेंगे और शायद हमसे भी बेहतर करें। जब मैंने मीटिंग में ये सब चीजें बोला तो हमारे एक पेरेंट्स ने भी मुझे बताया कि उनके एक मित्र थे, वो अभी कॉलेज के प्रिंसिपल है जिनके बारे में बोल रहा हूँ। उन्होंने बताया कि उनके बहुत सारे मित्र थे जिन्होंने फिजिक्स में स्टडी की। उसमें से एक मित्र ग्रेजुएशन करने के बाद विद फ्लाइंग कलर्स वो ज्योति चित्र बन चले गए, वहां से उन्होंने म्यूजिक की पढ़ाई की और अभी इंडिया के टॉप म्यूजिशियन में से एक हैं। तो इसलिए मैं बताना चाहूंगा ये जो बच्चों को कौन सा स्ट्रीम चूज करना है उसके प्रति अगर हम थोड़ा सा तवज्जो दें और इसको अलाइन किया जाए बच्चों का जो नेचुरल एंडाउमेंट है, जो गिफ्ट है जिससे बच्चे इस दुनिया पे आए हैं, तो बच्चों को बहुत फायदा होगा। तो हम जो अभी प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे, इस प्रोग्राम में या इस नए से चीज में जो हम इंट्रोड्यूस करेंगे उसमें इसके ऊपर भी हम तवज्जो देना चाहेंगे। उससे पहले मित्रों, क्या आपको पता है सबसे जो नेग्लेक्टेड ग्रुप है नीचे जो दिए गए हैं उसमें से कौन है? क्या वो गिफ्टेड लर्नर्स है, या लर्नर्स विद लर्निंग डिसेबिलिटी, या लर्नर्स विद एंजाइटी डिसऑर्डर, स्पेशल लर्नर, या ट्वाइस एक्सेप्शनल लर्नर? कौन है? तो आपको सुन के शॉक लगेगा शायद पेरेंट्स कि जो ये स्पेशल लर्नर्स है, जिसको हम दिव्यांग कहते हैं, जिनको कुछ विजुअल प्रॉब्लम होती है, इनको छोड़ के ये बाकी जितने बच्चे हैं, प्रकार के बच्चे हैं, ये सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड ग्रुप में पढ़ते हैं। अगर आप इस स्पेक्ट्रम को देखेंगे ये स्पष्ट हो जाएगा। इस स्लाइड को देखिए मित्रों, कौन नहीं जानता है एल्बर्ट आइंस्टाइन को? इन्होंने दुनिया को बताया कि न्यूक्लियर पावर को कैसे हार्नेस किया जा सके। यहाँ देखिए बीचों बीच में है थॉमस अल्वा एडिसन। ये दुनिया के बेहतरीन आविष्कारक में से हैं। शायद उन्होंने जितना इन्वेंशंस किया धरती पे किसी ने नहीं किया। और वाल्ट डिज्नी के क्रिएटिविटी के बारे में तो कोई इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए। क्या आप सबको पता है कि ये सारे जितने लोग थे वो एक्चुअली गिफ्टेड थे, लेकिन विद सम लर्निंग डिसेबिलिटी। इनको ट्वाइस एक्सेप्शनल्स भी कहा जा सकता है। और क्यों कहा जाता है इनको ट्वाइस एक्सेप्शनल? जो क्रिटिकल थिंकिंग है, रीजनिंग है, उस साइड में वो लोग को बहुत ऊपर था IQ, लेकिन उनको एक लर्निंग डिसेबिलिटी थी, उनको डिसलेक्सिया था, यानी कि ये पढ़ के चीजों को समझ नहीं पाते थे। अगर आप थोड़ा सा R&D करेंगे आपको पता चलेगा ये जो बेचारे एल्बर्ट आइंस्टाइन हैं वो पढ़ के चीजों को समझ नहीं पाते थे, ये डिसलेक्सिक थे। इनको इसके लिए स्कूल भी छोड़ना पड़ा। जब वो छोटे क्लासेस में थे इनको मल्टीप्लिकेशन टेबल बोलना नहीं आता था। जब वो बड़े हुए वो चीजों को पढ़ नहीं सके तो उनको स्ट्रीम भी बदलना पड़ा। लेकिन अंत में जब उनको उनका पसंद का चीज मिला उसके बाद तो उन्होंने कार्ड ढा दिया और उन्होंने एटम बम का आविष्कार किया, जिससे आपको पता है क्या तहस मची, क्या गदर मची। तो डियर पेरेंट्स, हम भी अगर इसके बारे में जानकारी पहले से रखें कि हमारा बच्चा क्या ट्वाइस एक्सेप्शनल है, क्या वो गिफ्टेड है IQ में,
और वो डिसलेक्सिक है, जब ये सब चीजें हमको पहले से पता होगी तो हम उनके लिए एक आला काटा बेसिस में, एक कस्टमाइज वे में उनके लिए कोर्स को डिजाइन कर सकेंगे। वो क्या पढ़ेंगे, क्या नहीं पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, उन चीजों को हम उनको सपोर्ट कर सकेंगे। और उसके साथ ही साथ डियर पेरेंट्स, मित्रों, हम अगर बच्चे कहीं अच्छा नहीं भी कर रहे हैं तो हम उनको सपोर्ट कर लेंगे। उनको जो सही मायने पे जो सपोर्ट चाहिए था, उनको सहारा चाहिए था, हम उनको देंगे। हम उनको भाषण नहीं मारेंगे कि देखो फलाना का बच्चा इतना अच्छा कर रहा है, आपका क्या हुआ, हमारा इज्जत क्या रहेगा। ये जो हम बकवास करते हैं उनको नहीं करना है। हमको आइडेंटिफाई करना है कि एक्चुअली बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, दिक्कत क्या है। और एक बार जब पता चल जाए ना मित्रों, उसके बाद रास्ते हैं, हम बताएंगे रास्ते। कुछ एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ जो जुड़ने वाले हैं अगले साल, वो बताएंगे। बशर्ते अगर आप चाहें कि बच्चों का भलाई हो, हम मिलके करेंगे उनके लिए। अभी जो लर्निंग डिसेबिलिटी मैं बार बार कह रहा हूं, उसका डेफिनेशन क्या है? इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कोई भी मेंटल कंडीशन, कोई भी मानसिक परिस्थिति जो प्रिवेंट करती है, रोकती है एक पर्सन को एक्वायर करने से, लेने से सेम अमाउंट ऑफ नॉलेज, उसी अमाउंट ऑफ ज्ञान जो बाकी दूसरे लोग ले सकते हैं, उसी को हम लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं। यानी कि एक क्लासरूम है, एक टीचर है और 40 बच्चा है, तो टीचर एक पर्टिकुलर वे में, एक स्टाइल में पढ़ा रहा है और उसमें से कुछ बच्चे बहुत अच्छे से फॉलो कर पा रहे हैं और कुछ बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उन बच्चों को जो नहीं कर पा रहे हैं फॉलो, उनको कुछ ना कुछ लर्निंग डिसेबिलिटी है। अभी हमको पता होना पड़ेगा समय से पहले कि हमारे बच्चे को क्या कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है। अगर है तो बहुत अच्छा होगा। हमको पता तो होना पड़ेगा ना कि डेंगू है, डायरिया है, क्या है, और एक बार पता चल जाएगा उसका सॉल्यूशन भी है। तो अगर हम लर्निंग डिसेबिलिटी को देखें, जो टॉप मोस्ट कॉमन लर्निंग डिसेबिलिटी है डियर पेरेंट्स, वो ये है डिसलेक्सिया। इसके बारे में तो मैंने प्रीवियस स्लाइड में बता ही दिया। डिसलेक्सिया के बच्चे पढ़ के चीजों को समझ नहीं सकते, दे हैव रीडिंग प्रॉब्लम। फिर ये देख लीजिए अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये माइल्ड भी हो सकता है, हाइपर भी हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, एडीएचडी में क्या होता है कि बच्चा अटेंशन नहीं दे सकता है, उनका जो अटेंशन स्पान है, जो ध्यान है किसी भी चीज पे, वो बहुत कम समय के लिए रहता है। इसके वजह से भी कुछ बच्चों का हाई आईक्यू होता है, उसके बाद भी वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। डिस्कैल्कुलिया का उदाहरण हमने देखा, जिसमें बच्चों को नंबर्स के साथ, मैथ्स के साथ दिक्कत होता है, और ये बच्चे मैथ्स में ज्यादातर अच्छे परफॉर्म नहीं कर सकते। नहीं कर सकते तो क्या हुआ, हम उनको कोई दूसरा फील्ड देंगे। कोई भी फील्ड में आप रहो, अच्छा से अच्छा करो तो आपका अच्छा ही होगा। फिर और एक लर्निंग डिसेबिलिटी है जिसको डिस्ग्राफिया कहा जाता है। डिस्ग्राफिया से ग्रसित जो बच्चे होते हैं वो राइटिंग स्किल में बहुत पुअर होते हैं, वो चीजों को अच्छे से नहीं लिख सकते, उनका हैंड राइटिंग खराब होता है। जब वो सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करते हैं उसमें गलती करते हैं, कुछ वर्ड को छोड़ जाते हैं, पंक्चुएशन उनका ठीक नहीं रहता है, उनका ग्रामर में लोचा रहता है। तो इस लर्निंग डिसेबिलिटी को डिस्ग्राफिया कहा जाता है। फिर और एक लर्निंग डिसेबिलिटी है जो डिस्प्रैक्सिया कहा जाता है। इसमें बच्चे खुद को हैंडल नहीं कर सकते, फिजिकली उसको कैरी नहीं कर सकते। इन बच्चों को हम लोग ज्यादातर अनस्मार्ट करते हैं, क्योंकि विजिबली वो लोग इतने अच्छे से खुद को संभाल नहीं पाते हैं। तो ये कुछ टॉप मोस्ट लर्निंग डिसेबिलिटी है फोक्स, जिसके वजह से क्या पता बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। डियर पेरेंट्स, मित्रों, अगले साल हम एक नया प्रोग्राम लॉन्च करना चाहते हैं हमारे स्कूल में अपने बच्चों के भलाई में, जिसमें हमको ना कि पता चलेगा कि उनको दिक्कत क्या है, साथ ही साथ हम उनको सही मायने पे कुछ सॉल्यूशन भी बता सकेंगे और पेरेंट्स को भी अवेयर कर सकेंगे कि देयर पेरेंट्स, देयर चिल्ड्रन एंड देयर टीचर्स
हमारे फलाना फलाना बच्चों को ये दिक्कतें हैं, इनके ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है और ये अपॉर्चुनिटीज है। अगर सही मायने पे इन बच्चों को सपोर्ट किया जाए, इनको साथ दिया जाए, तो ये अपने ज़िंदगी में बेहतर करेंगे। और इस प्रोग्राम का नाम है डियर पेरेंट्स केम, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑन मेंटल हेल्थ एंड एजुकेशन। ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी एंड पेडागोजी है। कैसे करते हैं ये जो कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट है डियर पेरेंट्स, इसमें 4 स्टेजेस होते हैं। आप देख सकते हैं पहले स्टेज में क्या होगा, एक पेन एंड पेपर टेस्ट होगा जो बच्चे देंगे। पेन एंड पेपर टेस्ट के बाद उनका रिपोर्ट जनरेशन होगा। जब इनके रिपोर्ट बन जाएंगे, रिपोर्ट को एनालाइज किया जाएगा, जिसमें टीचर्स, पेरेंट्स और स्कूल काउंसलर्स को इन्वॉल्व किया जाएगा। और इसमें बताते हैं पेरेंट्स कि जो बच्चों के जो फाइंडिंग होंगे उसका प्राइवेसी को, इसका सीक्रेसी को रेस्पेक्ट किया जाएगा। यानी कि एक बच्चे का जो फाइंडिंग्स है वो दूसरे बच्चे को शेयर नहीं किया जाएगा। और इसमें बच्चों का जो पेरेंट्स है, जो एक्सेप्शनल है, उनको काउंसलिंग भी किया जाएगा। बच्चों का और पेरेंट्स का इनको रास्ता बताया जाएगा। और जो नॉर्मल ग्रुप के बच्चे होंगे, जो अकॉर्डिंग द फाइंडिंग्स जो बच्चे बढ़िया होंगे, उनके लिए खाली रिपोर्ट दे दिया जाएगा और कुछ सुझाव दिया जाएगा। लेकिन जो एक्सेप्शनल बच्चे हैं, जो बच्चे हो रहे विद लर्निंग डिसेबिलिटीज, उनको 1-on-1 जो ये एक्सपर्ट टीम है गेम के, वो आएंगे हमारे स्कूल पे, सपोर्ट करेंगे। बाकी बच्चों के लिए भी यहाँ स्कूल में ऑफलाइन सेशन रखा जाएगा, लेकिन वो ग्रुप सेशन होगा। ठीक है फोक्स। और जो एक्सेप्शनल बच्चे होंगे, जिनको दिक्कत ज्यादा होगा, उनका 1-on-1 एनालिसिस सेशन होगा विद एक्सपर्ट, इंडस्ट्री एक्सपर्ट। उसके बाद ट्रेनिंग फेज होगा। जो हमारे टीचर्स हैं, काउंसलर्स हैं, उनको ट्रेनिंग करेंगे, ईयर ऑल सपोर्ट करेंगे। और फाइनली द एंड ऑफ द ईयर फिर एक असेसमेंट होगा, RNR होगा। ठीक है। और ये असेसमेंट और फाइनल जो RNR होगा वो स्पेशल बच्चों का होगा, और जो अच्छे करेंगे उनका नहीं होगा। फिर भी इसके साथ और एक चीज है जो यहाँ बताया नहीं गया है डियर पेरेंट्स, वो ये है कि फुल ईयर में किसी बच्चे को भी कोई भी दिक्कत हो, हम एक्सपर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं, उनसे सुझाव ले सकते हैं, और आपको भी हम सपोर्ट करते सकते हैं। सो डियर पेरेंट्स, ये जो साइकोमेट्रिक टेस्ट हम नेक्स्ट ईयर इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, हमारे बच्चों के लिए ये एक वरदान साबित हो सकता है तब जब आप कोऑपरेट करेंगे। इसके जो फाइंडिंग्स हैं ये आपके साथ शेयर किए जाएंगे, हम भी इसको into अप्लाई करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर हम कोप अप ना करें, टीम अप ना करें, तो ये संभव नहीं है। शायद इससे कुछ ऐसे फाइंडिंग्स हों जो आपको एज ए पेरेंट्स नकारात्मक लगे। आप मान नहीं सकेंगे कि अरे बच्चा छोटा है, बड़ा होते हैं अपने आप ठीक हो जाएगा। आप सही बोल रहे हैं पेरेंट्स, हो भी सकता है। लेकिन 1% भी चांसेस अगर हो कि ये जो रिपोर्ट्स हैं स्टैंडर्डाइज टेस्ट के, तो आप कभी भी खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट है पेरेंट्स, ये टाइम टेस्टेड टेस्ट है। ये जो हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन है, उनका भी IQ टेस्ट हुआ है। उनका जो IQ है वो बहुत हाई है, लेकिन वो डिसलेक्सिक है। उसे कैसे पता चला हमको फोक्स? इसलिए पता चला क्योंकि इनके ऊपर में भी ये टेस्ट हुए थे। तो इन टेस्ट का होना बहुत आवश्यक है, जिससे कि हमको इनके बच्चों के स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस का जानकारी हो, ताकि हम एक स्वॉट एनालिसिस कर सकें और बच्चों को सपोर्ट कर सकें। तो इनिशियली हम इसको क्लास 6 से 10 तक इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसमें 6 और 7 के जो बच्चे हैं उनको काउंसलिंग एंड अदर सपोर्ट दिया जाएगा। 8 और 11 के बच्चे को अलॉन्ग विद काउंसलिंग एंड अदर सपोर्ट्स उनको कैरी ऑन काउंसलिंग भी दिया जाएगा। सो फोक्स, इसका जो कॉस्टिंग है, प्राइसिंग है, ये 550 रुपीज है ओनली। और इसको हम लोग नेक्स्ट ईयर क्लब करने जा रहे हैं बुक्स कॉस्ट के साथ। होपफुली डियर पेरेंट्स, आप इस चीज को समझ गए होंगे और
नेक्स्ट ईयर इसके इम्प्लीमेंटेशन से आप लोग बेस्ट फायदे लेंगे। थैंक यू सो मच।